Good morning. Today is 27th of June 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है, मिडिल ईस्ट के अंदर में इंस्टेबिलिटी के बादल फिर से गहरा गए हैं। चार देश यानी सऊदी अरेबिया, यूएई और इजिप्ट, इन सब ने मिल के कतर के ऊपर में काफी सारे प्रतिबंध लगाए हैं और अपने हवाई क्षेत्र को भी कतर के लिए बंद कर दिया गया है। आरोप लगता है कि कतर एक्सट्रीमिज्म का साथ देता है, आतंकवाद का साथ देता है। तो इस आर्टिकल को हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है बैडमिंटन प्लेयर श्रीकांत के ऊपर में है। श्रीकांत ने पिछले 8 दिनों में लगातार 2 बड़े टूर्नामेंट्स जीते। तो आर्टिकल पूरी तरह से बैडमिंटन पर केंद्रित है। किस तरह से पहले बैडमिंटन में जो वुमेन प्लेयर्स हैं जैसे साइना नेहवाल या फिर पीवी संधू, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अब मेल बैडमिंटन में भी काफी अच्छी सक्सेस देखने को मिल रही है। तो मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। बीच का जो आर्टिकल है वो जस्टिस पी एन भगवती के ऊपर में है। जस्टिस पी एन भगवती जो पीआईएल का कंसेप्ट यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंसेप्ट लेके आए थे, उनकी लिगेसी को डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल में। कुछ क्रिटिसिज्म भी किया गया है, तो विस्तार से इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है वो ग्रेविटेशनल वेव्स या फिर न्यूट्रिनो के ऊपर में है। आवश्यकता यह है कि इस आर्टिकल को हम बेसिक्स के साथ में डिस्कस करें, अदरवाइज उतनी कॉम्प्रिहेंसिव ये आर्टिकल नहीं रहेगा, उतना आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो आज के डिस्कशन में इसे डिस्कस ना करके हम अलग से इसको कवर करेंगे। यहाँ पे जो साइड में आर्टिकल है मॉब लिंचिंग से रिलेटेड है, इस आर्टिकल को कंबाइन करेंगे हम। सेम आर्टिकल आज इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी प्रकाशित हुआ है, तो दोनों आर्टिकल्स को कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। ये जो इशू है 1 जुलाई से जीएसटी को इंप्लीमेंट किया जाना है, तो अभी भी कुछ इश्यूज हैं वो बरकरार हैं और गवर्नमेंट को चाहिए कि उन इश्यूज को एड्रेस करें। तो इस इशू को भी हम डिस्कस करेंगे। एक दैनिक ट्रिब्यून का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। नीचे के जो आर्टिकल्स हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कतर क्राइसिस से रिलेटेड जो आर्टिकल है, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, बहरीन, यूएई, इन सब ने कतर पे काफ़ी सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं। कतर आतंकवाद का साथ देता है, कतर एक्सट्रीमिज्म का साथ देता है, कतर ऐसे न्यूज़ चैनल्स को चलने देता है जैसे अल जजीरा, जो कि एक प्रकार से सऊदी अरेबिया के डिसिडेंट्स का साथ देता है और नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाता है। इस प्रकार के आरोप लगाए गए कतर के ऊपर में। लोकेशन आप देख लीजिए कतर की, पीछे देखिए, पीछे जो पिक्चर है ये यहाँ पे नीचे कतर की लोकेशन है। ये कुवैत है, कुवैत वार जो एयरलिफ्ट मूवी आई थी, ये नीचे कतर है। अब देखिए जो आसपास की जो हवाई क्षेत्र है वो भी बंद कर दिया गया है कतर के लिए। तो फूड क्राइसिस या फिर दूसरे क्राइसिस अब पैदा हो गए हैं। अब काफ़ी सारी डिमांड्स रखी है इन 4 देशों ने। कौन कौन सी डिमांड्स रखी है कतर के आगे, तब जाके वो रिलेशंस ठीक करेंगे, पहले जैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये कहा गया है कतर को कि जो भी आपके रिलेशन है ईरान के साथ में आप उन्हें ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है सऊदी अरेबिया और ईरान की तो बिल्कुल भी नहीं बनती। इसीलिए सऊदी अरेबिया प्रेशराइज कर रहा है कतर को कि वे ईरान के साथ जो भी रिलेशंस हैं उनको टर्मिनेट कर दे और ख़त्म कर दे। एक जो टर्की है उसका मिलिट्री बेस है कतर के अंदर में, और ये 4 देश है वो ये चाहते हैं कि टर्की का जो मिलिट्री बेस कतर के अंदर में मौजूद है उसको बंद कर दे। और तीसरा ये अल जजीरा न्यूज़ चैनल जो कि नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाता है सऊदी अरेबिया के खिलाफ में, तो इन 4 देशों की मांग है कि अल जजीरा चैनल को भी बंद कर दिया जाए। अब देखिए ये कम ही उम्मीद है कि कतर इन सब डिमांड्स को मानेगा, तो फिर क्या होगा। अब तो वैसे तो देखिए काफ़ी सारी मीडिएशन के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। इवन यूएसए ने भी काफ़ी सारे प्रयास किए हैं कि जो क्राइसिस हैं, इवन जो फूड की भी दिक्कत पैदा हो गई है, खाने की दिक्कत पैदा हो गई है, जल्द से जल्द इन क्राइसिस को सुलझा लिया जाए। कुवैत भी एक प्रकार से बीच बचाव कर रहा है, लेकिन अब देखना बाकी है कि क्या होता है। लेकिन अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे उठते हैं। अब सऊदी अरेबिया और आप इन सब देशों की बात कर रहे हैं, वो कतर को कह रहे हैं कि आप अपने रिलेशंस खत्म कर दीजिए ईरान के साथ में, जबकि यूएई जो है उनके खुद के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं ईरान के साथ में और अच्छे बिजनेस रिलेशंस हैं। और दूसरी बात करें तो देखिए इनका खुद का यूएई और सऊदी अरेबिया, इनका खुद का रोल है। इन्होंने काफ़ी सारे पहले धन मुहैया करवाया, काफ़ी सपोर्ट दी जो सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं जैसे कि आईएस या फिर अल-कायदा, इन सभी ग्रुप्स को पहले काफ़ी सारे पैसे दिए थे सऊदी अरेबिया और यूएई खुद ने। अब जब ये इनके देशों में ही हमले करने लगे हैं, तब जाके वो कतर को कहने लगे कि आप सपोर्ट बंद कर कीजिए उनकी, जबकि पहले इन खुद 4 देशों ने अल-कायदा या फिर जो आईएस है उसका सपोर्ट किया था। और अब देखिए येमेन में भी पहले सऊदी अरेबिया ने वार स्टार्ट किया। हालांकि अभी कतर में वार तो स्टार्ट नहीं किया, आइसोलेशन का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो ये चीज़ें हैं वो साफ साफ बताते हैं कि जो रीजनल पावर्स हैं अपने पड़ोसी मुल्कों को दबाने का प्रयास करती हैं। इससे पहले सऊदी अरेबिया ने येमेन को दबाने का प्रयास किया और अब सऊदी अरेबिया कतर को दबाने का प्रयास कर रही हैं। कहने का मतलब है कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर की बात बार बार होती है, रूल ऑफ लॉ की बात होती है, कोई भी कंफ्लिक्ट हो उसको यूएन के माध्यम से सुलझाया जाए, इस तरह की बातें होती हैं, उनका अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। इस प्रकार से रूल ऑफ लॉ को धता बताते हुए कोई रीजनल जो पावर है अपने पड़ोसी छोटे देशों को दबाएगा, तो फिर वो यूएन के थ्रू जो कंफ्लिक्ट रेजुलेशन का जो सिस्टम है वो सिस्टम का सिस्टम ही रह जाएगा। और कौन सी इसमें बातें आती हैं।
वे फॉरवर्ड में आता है यूएस और कुवैत जो है वो डेफिनेटली प्रयास किए जा रहे हैं कि समझौता हो सके इन चार देशों के बीच में, और कतर में जो काफ़ी खाने की दिक्कत या फिर क्राइसिस पैदा हो गए हैं उसको समाधान जल्द से जल्द किया जा सके। लेकिन ये जो पूरा मसला है ये साफ साफ संकेत देता है कि आगे जाके सऊदी अरेबिया जो लेड ग्रुप है उसके ईरान के साथ में भी जो रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन एक प्रकार से ये तो साफ साफ संकेत देता है कि आगे जाके तो जो टेंशन्स हैं वो और ज़्यादा विकराल रूप धारण कर सकती हैं। अब इंडिया का क्या रुख है इन सब चीज़ों पर और इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, पहले तो इंडिया ने, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सुषमा स्वराज जी ने कहा कि जो ये मसला है मिडिल ईस्ट का इंटरनल मसला है और वो आपस में सुलझा लेंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त किया था सुषमा स्वराज ने। लेकिन हमारे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हैं इस पूरे रीजन में, काफ़ी ज़्यादा डायस्पोरा रहता है, हमारी एनर्जी की सप्लाई होती है वहाँ से, तो हम भी बिल्कुल चुपचाप नहीं बैठ सकते। कोई ना कोई स्टैंड या फिर कोई ना कोई एफर्ट हमें भी उठाना चाहिए ताकि स्टेबिलिटी वहाँ पे स्थापित हो सके और हमारे इंटरेस्ट हैं वो बरकरार रहें वहाँ पे और सुरक्षित रहें। हमारे पास में अब ऐसा ऑप्शन नहीं है, अब हम ये नहीं कह सकते कि वो एक इंटरनल ऑप्शन है, क्योंकि जो क्राइसिस हैं वो और ज़्यादा गहरा गए हैं और वो अब सिर्फ एक इंटरनल क्राइसिस का मुद्दा नहीं रहा। तो ये पूरा आर्टिकल था, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इंडियन कंटेक्स्ट से देखें तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, पेपर 2 का ये क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट आर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइसिस इन कतर? क्या कारण है जो ये क्राइसिस कतर के अंदर में आए हैं और इंडिया के इंटरेस्ट कैसे प्रभावित हो रहे हैं इस क्राइसिस से? तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके दिमाग में चलना चाहिए और आंसर दे पाने में आप सक्षम होने चाहिए। उसके बाद में जो आर्टिकल है वो पीएन भगवती के ऊपर में है। जस्टिस पीएन भगवती 95 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल जज थे आज़ादी के बाद ये। इन्होंने शुरुआत करी पॉपुलिस्ट डेमोक्रेटाइजेशन की, जैसे जनहित याचिका जैसी चीज़ों की इन्होंने शुरुआत की। लेकिन आर्टिकल तारीफ से ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है इनको। आर्टिकल कहता है कि देखिए इन्होंने काफ़ी अच्छे काम तो किए, लेकिन वो काम थे वो इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर कर गए। अब किस परिस्थितियों में इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, कौन कौन से इसका क्रिटिसिज्म है, कौन कौन से इन्होंने अच्छा काम किया, कहाँ, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। आर्टिकल कहता है कि देखिए ये बात है 1973 की, जब जो इंदिरा गांधी है तब जुडिशरी पर अपना दबाव लगातार बनाए हुए थे। इंदिरा गांधी बात कर रही थी कमिटेड जुडिशरी की। कमिटेड जुडिशरी, वैसे तो इंदिरा गांधी ने ये कहा था कमिटेड जुडिशरी का मतलब है जो सोशलिज्म के प्रति कमिटेड हो, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इसका अर्थ साफ साफ यही निकलता है कि कमिटेड मतलब सरकार के प्रति कमिटेड। तो इस प्रकार की बातें यानी आइडियोलॉजी थोपने का प्रयास कर रही थी इंदिरा गांधी उस समय 1973 में। और उस समय डिसीजन आया था 1973 में केशवानंद भारती का, जब जुडिशरी ने इंदिरा गांधी के जो दबाव को धता बताते हुए ये कहा था कि देखिए डीपीएसपी को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता फंडामेंटल राइट्स की बिना पर, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये जो जजमेंट आई थी उससे नाराज होकर जो जज थे, जो सीनियर मोस्ट जज थे, पहले देखिए ये प्रथा थी कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसको ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन इस जजमेंट के बाद नाराज होकर इंदिरा गांधी ने 3 सीनियर मोस्ट जजेस को बाईपास करके एक अलग से जो चौथे नंबर के जो सीनियर मोस्ट जज थे उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त कर दिया था। और इससे नाराज होकर जो 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस थे उन्होंने अपने इस्तीफे दे दिए थे। तो इन परिस्थितियों में भगवती, पीएन भगवती और कृष्णा अय्यर की नियुक्ति की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो इंदिरा गांधी ने काफ़ी बार अटैक किया जुडिशरी के ऊपर में और जुडिशरी को कहा कि वो इनएक्सेसिबल है, आम आदमी की पहुंच नहीं है, वो नहीं कोर्ट्स में जा सकते अपनी प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए। और जो जुडिशरी है वो अभी भी ब्रिटिश रूप धारण किए गए हैं। तो इन 2 चीज़ों को एड्रेस करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें भी करी इंदिरा गांधी ने, जैसे आर्टिकल नंबर 39A यानी इमरजेंसी के दौरान में 42nd जो अमेंडमेंट हुई थी तब 39A यानी लीगल कंसेप्ट लेके आया और जुडिशरी का स्वदेशीकरण स्टार्ट हुआ। इमरजेंसी की ये बात है। उसके बाद में लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि पैरेलल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पैरेलल इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूशंस वो क्रिएट होने स्टार्ट हो गए। कैसे, वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। जैसे देखिए कई सारे कंसेप्ट निकल के आए, लोक अदालत, ट्रिब्यूनल्स, नए ट्रिब्यूनल बनने स्टार्ट हो गए और जनहित याचिका का भी कंसेप्ट आया। देखिए ये बातें तो बिल्कुल ठीक है, पॉपुलिज्म कंसेप्ट्स हैं और ये जो 3 चीज़ें हैं जिनका एग्जाम्पल दिया गया है ये जनता की समस्याओं के समाधान के लिए ही थे। लेकिन दिक्कत यह है कि जो 3 चीज़ें हैं जिनका एग्जाम्पल दिया गया है, लोक अदालत, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर ट्रिब्यूनल्स नए बन के आए, इन्होंने इंस्टीट्यूशंस को कमजोर कर दिया। आज भी ये आवाज़ उठाई जाती है कि ट्रिब्यूनल्स के अंदर में जो जजेस हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनकी नियुक्ति की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो कि अपने आप में जो नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट है उसको डाइल्यूट कर रहा है, क्योंकि ये काम सिर्फ जुडिशरी का था लेकिन अब धीरे धीरे गवर्नमेंट का यानी एग्जीक्यूटिव का भी दखलंदाजी स्टार्ट हो गई है ट्रिब्यूनल्स के अंदर में। अब इनकी जो कुछ लीगेसी है उसको डिस्कस किया गया है। सबसे पहले बात आती है एडीएम जबलपुर, जो कि हमारे देश की डेमोक्रेसी पर, जुडिशरी पर काला दाग है। एडीएम जबलपुर केस में क्या हुआ था?
देखिए, जब इमरजेंसी के दौरान ये मीसा इंप्लीमेंट किया गया था, मीसा मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये इंप्लीमेंट किया गया था, तो राइट टू लाइफ था उसको भी डाइल्यूट कर दिया गया था। 21 नंबर का जो राइट है हमारा, राइट टू लाइफ, जो एक रिट है हेबस कॉर्पस, यानी कोई भी यानी किसी भी परिस्थितियों में राइट टू लाइफ को नहीं छीना जा सकता। अब देखिए, इमरजेंसी के दौरान में जब पुलिस बिना किसी केस के अरेस्ट कर रही थी लोगों को, तब ये केस गया जुडिशरी के पास में। हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, चाहे इमरजेंसी हो या फिर ना हो। शायद पटना हाई कोर्ट ने ऐसा कहा था, इमरजेंसी हो या ना हो, आप राइट टू लाइफ नहीं छीन सकते, किसी से भी बिना कारण के आप अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन बाद में हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इमरजेंसी के दौरान में राइट टू लाइफ को छीना जा सकता है, यानी हेबस कॉर्पस की जो रिट है वो इमरजेंसी में लागू नहीं होगी। तो ये एक काला अध्याय है हमारे जुडिशरी के कैरियर में, हमारे इंडिया में, कि इस प्रकार की जजमेंट उन्होंने दी। हमेशा याद रखिएगा ये केस एडीएम जबलपुर वर्सेस में शिवकांत शुक्ला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इमरजेंसी के दौरान में राइट टू लाइफ को छीना जा सकता है, हेबस कॉर्पस जो रिट है वो एप्लीकेबल नहीं होगी इमरजेंसी के दौरान में। समझ गए? तो काफी क्रिटिसिज्म हुआ था उसके बाद में इस जजमेंट का। बाद में देखिए, जो ये जज थे पीएन भगवती, जब जनता पार्टी की सरकार आई 1977 के बाद में, तो इन्होंने यू टर्न लिया और जनता पार्टी का साथ दिया। इन्होंने देखिए, जब जनता पार्टी ने क्या किया था इमरजेंसी हटने के बाद, जब सत्ता में आई थी 1977 में, जहां जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उनको हटा के प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था। समझ गए? तो अब ये केस गया था जुडिशरी के पास में कि जैसे ही आप भाई केंद्र में जो सरकार चेंज हुई तो आप कैसे प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो स्टेट्स के अंदर में। तो फिर क्या किया इन्होंने, क्या किया, उस जजमेंट उस चीज का समर्थन कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि वो उस चीज का विरोध करते कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बदल सकती, जनता द्वारा जो चुनी गई सरकार है स्टेट्स के अंदर में, वहां पे प्रेसिडेंट रूल नहीं स्टैब्लिश किया जा सकता। होना तो ये चाहिए था कि जुडिशरी सेंट्रल गवर्नमेंट के इस डिसीजन को इनवैलिडेट कर देती, लेकिन नहीं। तो पीएन भगवती ने जनता पार्टी की इस जो डिसीजन था उसका समर्थन किया, वो भी अपने आप में काफी गलत था। उसके बाद में भी इन्होंने एक और गलती करी, मिनर्वा मिल्स का जो केस था। मिनर्वा मिल्स में क्या था, इमरजेंसी के दौरान में एक अमेंडमेंट पास की गई थी, इंदिरा गांधी ने ये अमेंडमेंट पास करवाई थी जब इमरजेंसी लगी हुई थी। इस अमेंडमेंट में ये था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 19 को वायलेशन इसका हो सकता है, और ये जो चीज़ है वो जुडिशरी इस पर रिव्यू नहीं कर सकती इस चीज़ का, कि डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर आर्टिकल नंबर 14 या 19 का उल्लंघन होता है तो जुडिशरी रिव्यू नहीं हो सकता इस चीज़ पे। अब ये चीज़ गई मिनर्वा मिल्स केस में, ये भी एक बेंच में ये भी शामिल थे जस्टिस पीएन भगवती। तो एकमात्र ये एक ऐसे जज थे जिन्होंने इस चीज का समर्थन किया, तो यहां पे भी इनकी गलती थी। समझ गए? तो आर्टिकल एक प्रकार से तारीफ के बजाय क्रिटिसिज्म ज्यादा कर रहा है। पीएन भगवती ने जो गलतियां की उनको ज्यादा बताया जा रहा है, लेकिन इनको तो बल्कि जाना जाता है, आमतौर पे जो धारणा है वो यही है कि इन्होंने काफी अच्छा काम किया था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लेके। अब वो भी चीज आ रही है। अब ये कहते हैं कि देखिए, आजकल जो जजेस में काफ़ी सारी जो दूसरी चीज़ें देखने को मिलती हैं, इरेगुलर वो डिसीजन देते हैं, जैसे प्रोहिबिशन, गाय को एक प्रकार से नेशनल एनिमल घोषित कर देना, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्पोज करने के लिए कहना गवर्नमेंट को, यानी जो भी चीज़ें हैं आजकल जो लीग से हटके डिसीजंस देखने को मिलते हैं जुडिशरी के, उनका जो मूल भाव है वो कहीं ना कहीं पीएन भगवती के डिसीजन से, उनके वर्डिक्ट से आता है। फिर इन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया था, लेकिन इन्होंने उस कंसेप्ट में क्या कहा था कि कोई भी व्यक्ति एक लेटर भेज सकता है जुडिशरी को, यानी जजेस को लेटर भेज सकता है बिना किसी जो आर्बिट्रेरीनेस, यानी बिना किसी प्रोसीजर्स के उस लेटर को पिटीशन माना जाएगा, और लोकस स्टैंडी का जो कंसेप्ट था वो भी डाइल्यूट कर दिया गया। अब मान लीजिए, मुझे लगता है कि राजेंद्र नगर में यूपीएससी एस्पायरेंट्स का काफ़ी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, मकान मालिक काफ़ी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। हो सकता है कि मैं राजेंद्र नगर में रहता भी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो मैं कोर्ट में जा सकता हूं और एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकता हूं। तो ये कंसेप्ट क्या है? मान लीजिए जिन पर्सनस का शोषण हो रहा है, अगर मैं उनसे प्रभावित नहीं हो रहा हूं लैंडलॉर्ड से, फिर भी मैं उन लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूं। तो लोकस स्टैंडी के कंसेप्ट को डाइल्यूट कर दिया गया था, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ थी। लेकिन इससे हुआ क्या, जो लेटर्स थे वो पर्सनली इनको एड्रेस किए जाते थे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एड्रेस ना करके इनको एड्रेस किए जाते थे, जस्टिस पीएन भगवती को। तो ये आपस में उन लेटर्स को क्लासिफाई कर देते थे। तो एक और जो इंस्टीट्यूशन है जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका पद भी डाइल्यूट हो गया। तो इस तरह से काफ़ी सारी और भी चीज़ें डिस्कस की गई हैं जिससे इन्होंने इंस्टीट्यूशंस को डाइल्यूट किया। अब एक और एग्जांपल है जैसे राइट टू लाइफ।
राइट टू लाइफ तो देखिए, जो राइट दिया गया था सिटीजन्स को, वो स्टेट के अगेंस्ट दिया गया था। जैसे इमरजेंसी के दौरान में भाई किसी भी सिचुएशन में आप लोगों के जो जीने का अधिकार है वो नहीं छीन सकते। लेकिन जो 1978 का मेनका गांधी का जो केस था, जिसमें मेनका गांधी जो थी वो बाहर जाना चाहती थी, उनके पास पासपोर्ट को रख लिया गया था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि पूरा अधिकार है जीने का और विदेश जाने का, और पासपोर्ट आप नहीं रख सकते किसी नागरिक का इसी तरह से। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस केस के बाद में जो राइट टू लाइफ वो एक नेगेटिव राइट था, सिटीजन को राइट दिया गया था स्टेट के अगेंस्ट में, बाद में वो पॉजिटिव राइट बन गया। अब तो देखिए राइट टू लाइफ में काफी सारी चीजें आ जाती हैं। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी ये बन गया है, जैसे साफ हवा का अधिकार, जीने का अधिकार के अंदर में और छोटी छोटी जो चीजें हैं वो भी शामिल हो गई हैं। जैसे हाथों को नहीं बांधा जा सकता अगर ट्रायल के दौरान में, यानी पहले ये नेगेटिव राइट था, अब ये पॉजिटिव राइट बन गया है। मूल भाव से ये राइट अभी भटक गया है। तो एसेंस क्या निकलता है, बार बार एसेंस यही निकलता है कि इन्होंने पॉपुलिज्म यानी लोक लुभावनवाद जैसे काफी वर्डिक्ट्स तो दिए, लेकिन इंस्टीट्यूशंस को कमजोर कर दिया। ये पूरा आर्टिकल है। तो यूटिलिटी कहाँ है, यूटिलिटी यही है। अगर इनका कंट्रीब्यूशन की बात आए तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि पॉपुलिज्म डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ काफ़ी काम किया, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट, फिर आपको ये बताना पड़ेगा जोन से इन्होंने अच्छे काम किए, लेकिन इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट के ऊपर में यानी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो डाइल्यूट हो गए। तो ये सब बातें आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हो, पेपर 2 के अंदर में ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला जो आर्टिकल है वो जीएसटी के ऊपर में है। 1 जुलाई से जीएसटी इंप्लीमेंट होने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी 30 जून को 12 बजे रात को पार्लियामेंट के अंदर में जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के लिए घंटा बजाएंगे, और उसके अलावा सभी चीज़ों पे ये एप्लीकेबल होगा। जो जीएसटी है, माचिस की डिब्बी से लेके सोने तक हर एक चीज़ को ये छुएगा। और वैसे तो देखिए इतना ज़्यादा मॉडर्न टैक्स सिस्टम है तो ये फेयर, अनकॉम्प्लिकेटेड, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी हो, और रेवेन्यू भी इतना जनरेट होना चाहिए था इस जीएसटी से कि जो भी खर्चा सरकार का आ रहा है जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के लिए, सरकार उस खर्चे की भरपाई कर सके। लेकिन अब आर्टिकल कहता है कि ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है, और एक प्रकार से काफ़ी सारी खामियां हैं जीएसटी के अंदर में। इनके अनुसार जीएसटी 1200 कैटेगरीज को शामिल करेगा, जहाँ जहाँ पे टैक्स स्लैब बनाई गई हैं। 6 स्लैब्स में डिफरेंट कैटेगरीज में कुछ सारी कमोडिटीज़ को डाला गया है, 1200 कमोडिटीज़ को। और टैक्स स्लैब्स हैं 0.25%, 3%, 5%, 12%, 18%, 28%, और इवन 28% के साथ साथ जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पे अतिरिक्त सेस भी लगेगा। लेकिन 3 चीज़ों को छोड़ दिया गया है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रियल एस्टेट और एल्कोहल। और फिर आर्टिकल कहता है कि आधे से ज़्यादा जो चीज़ें हैं, कमोडिटीज़ हैं, वो 18% या फिर 28% जीएसटी टैक्स लग रहा है उनके ऊपर में। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है, आपको याद होगा बेसिक प्रिंसिपल कौन सा है, जो लोफर कर्व है। लोफर कर्व ये कहती है कि देखिए अगर आप टैक्स को एक लेवल से ज़्यादा इंक्रीज करते हो तो टैक्स मैक्सिमाइजेशन नहीं होगा, यानी टैक्स को बैलेंस करने की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा टैक्स होगा उतना कम टैक्स कलेक्शन होगा। ये तो उल्टा है, मतलब यही कहती है लोफर जो कर्व है। और ये तो देखिए इतना ज़्यादा टैक्स रख दिया गया है, तो लोफर कर्व के जो कंसेप्ट है उसको इनवैलिडेट करता है जो सरकार का जो जीएसटी में जो प्रोविजन सरकार ने रखे हैं। और जीएसटी जो रेट है गोल्ड के लिए, लग्जरी गोल्ड के लिए बल्कि कम है, और माचिस की डिब्बी के लिए ज़्यादा है। तो इस प्रकार की काफ़ी सारी खामियां हैं। जैसे कार्बन टैक्स की बात करें तो पॉलिटिशियंस काफ़ी ज़्यादा एसयूवीज़ को यूज़ करते हैं, लेकिन कार्बन टैक्स को हटा दिया गया है इस जीएसटी के अंदर में। वे फॉरवर्ड में क्या आता है, अब और भी काफ़ी सारी खामियों का एग्जांपल दिया गया है। जैसे जीएसटी 18% लगेगा साबुन के ऊपर में, वॉशिंग सोप्स के ऊपर में, लेकिन 28% लगेगा डिटर्जेंट के ऊपर में। इवन जो लोग मूवी देखने जाते हैं पीवीआर या फिर सिनेमा हॉल्स में, कई सिनेमा हॉल्स में टैक्स लगेगा 18% और कईयों में लगेगा 28%। तो एक ही चीज़ में काफ़ी सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं। ये चीज़ डिपेंड करेगी कि किसी सिनेमा हॉल की टिकट कितनी है, उसी हिसाब से टैक्स लगेगा। और जो बाकी जैसे देखिए बड़ी फर्म्स जो हैं, इंडस्ट्रियल फर्म्स जो हैं, वो तो अपनी बात को, अपने कंसर्न्स को जोर शोर से उठा रही हैं, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे फर्म्स हैं, वो ठीक से ऑर्गेनाइज होकर लॉबिंग नहीं कर पा रहे हैं और अपनी मांग को नहीं रख पा रहे हैं सरकार के सामने। सरकार को चाहिए कि इस पूरे सिस्टम को स्मूदन आउट करे और एक हॉटलाइन इस्टेब्लिश करे ताकि जो भी कंसर्न्स हैं छोटे व्यापारियों के, उन कंसर्न्स को एड्रेस किया जा सके। क्योंकि जो एफर्ट सरकार ने पिछला 16 सालों में लगाए हैं जीएसटी इंप्लीमेंट करने के लिए, जो सरकार के ऑब्जेक्टिव्स थे, वो ऑब्जेक्टिव्स तो कम से कम सर्व हो सके। तो सिंप्लिसिटी लाने की आवश्यकता है और कॉम्प्लेक्सिटीज को दूर करने की आवश्यकता है। अब सिंप्लिसिटीज देखिए, इतनी सारी टैक्स स्लैब बना दी गई हैं। तो एक जो मान लीजिए किराना ओनर है, किराना ओनर के पास में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब जब वो ऑडिटिंग करेंगे तो उनका जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ऑडिटिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है। तो इसलिए थोड़ा सा सिस्टम को और ज़्यादा आसान बनाए जाने की आवश्यकता है, ऐसा आर्टिकल मांग कर रहा है।
अगला जो आर्टिकल है वो भीड़ द्वारा जो हत्या की जाती है, मॉब लिंचिंग की जाती है, उसके ऊपर में ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब पिछले शनिवार को क्या हुआ, एक मॉब ने मुस्लिम यूथ जो कि आपस में सारे भाई थे उनमें से एक की हत्या कर दी और बाकी इंजर्ड हो गए। ईद के मौके पे वो दिल्ली से मथुरा जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए, और उनकी जो स्कल कैप है उसको भी उछाला गया, उनको बी फीटर कहा गया, एंटी नेशनल कहा गया और चाकुओं से उन पर वार किया गया। इस घटना के बाद में एक यूथ की जो है वो मौत हो गई और बाकियों को हॉस्पिटलाइज करवाया गया। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आई, जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर में 3 यूथ को पीट पीट के मार दिया गया। उन पे यह आरोप लग रहा था कि वो बांग्लादेश के अंदर में कैटल की स्मगलिंग कर रहे थे। इसके अलावा एक कश्मीर के अंदर में भी डीएसपी अयूब की हत्या कर दी गई और वो अपनी सिर्फ ड्यूटी कर रहे थे। तो इस प्रकार से जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। 2 आर्टिकल्स को कंबाइन करके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें हम अभी इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। क्यों होती हैं ये मॉब लिंचिंग की घटनाएं? आमतौर पे देखिए अफवाहें और सुनी सुनाई जो बातें हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिसकी वजह से ये भीड़ द्वारा हत्या की जाती है। मॉब पहले से डिसाइड कर लेती है कि गिल्टी कौन है, वेशभूषा के आधार पर या फिर बोली के आधार पर उसी का परिणाम स्वरूप मॉब लिंचिंग होती है। और प्रशासन के द्वारा कहा जाता है कि यह सिर्फ लैंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन है, लेकिन यह सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन नहीं है। प्रशासन इस बात को इग्नोर कर देता है कि इस प्रकार से हमारे समाज के अंदर में डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में जो नफरत पनप रही है वो रिस्पॉन्सिबल है इस मॉब लिंचिंग की घटनाओं के कारण में। और इवन कुछ ही लोग जो हैं वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में नफरत फैला रहे हैं। आमतौर पे हमारे देश में जो है वो भाईचारा जो है वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है, लेकिन जो कुछ यूथ हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के वो आपस में वातावरण को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे क्या है, तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? देखिए, किसी भी सूरत में इस ट्रेंड को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, जो भी पार्टी के लीडर्स हैं या फिर सरकार के नुमाइंदे हैं, उनको साफ साफ बता देना चाहिए जनता को कि देखिए सरकार इन चीज़ों को, जो भीड़ का जो उन्माद है, इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि ये जो सब काम है, अगर मान लीजिए किसी ने कानून का उल्लंघन भी किया है, अगर कानून को तोड़ा है, तो भी जो जिम्मेदारी है वो पुलिस की है, बाद में जुडिशरी की है। इस प्रकार से भीड़ जो है वो जस्टिस नहीं दे सकती। इससे तो क्या है, पूरा जो हमारे स्टेट का जो कंसेप्ट है वही खराब हो जाएगा। स्टेट का कंसेप्ट है क्या? स्टेट का कंसेप्ट यही तो है, मान लीजिए सारे नागरिक जो हैं अपने अपने थोड़े थोड़े राइट्स को दे रहे हैं कुछ लोगों को, यानी स्टेट को, ताकि वो इस पूरे समाज के अंदर में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करें और कानून का लैंड ऑर्डर स्टैब्लिश करने की कोशिश करें, ताकि जो बाकी जो लोग हैं अपना काम आसानी से कर सकें। अगर मान लीजिए स्टेट फेल कर जाएगा तो सभी लोग अपनी अपनी सुरक्षा खुद से करने लगेंगे, कानून को हाथ में लेने लगेंगे, तो फिर तो ये वही समय आ जाएगा जो आदिमानव के समय का था। तो इसलिए ये पूरा जो कंसेप्ट है स्टेट का वही बिगड़ जाएगा अगर इस प्रकार से मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं होते रहेंगी तो। अब ये जो है ऐसी घटनाएं ना सिर्फ इंडिविजुअल लिबर्टीज़ को हर्ट करती हैं, बल्कि ऐसे डेमोक्रेटिक राइट्स जो हमारे संविधान द्वारा जनता को दिए गए हैं उनका भी उल्लंघन करती हैं। फिर आगे वही बात आती है कि हमारा जो देश है वो काफ़ी अपने आप में हम गर्व महसूस करते हैं कि मल्टीकल्चरल कंट्री है हमारा, और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं वो काफ़ी एक साथ मिलजुल के रहते हैं। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं वो काफ़ी गलत प्रेसिडेंट सेट कर रही हैं और हमारा जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है उसको कमज़ोर करने का काम कर रही हैं। तो सरकार को तुरंत इस चीज़ पर कुछ ना कुछ करना चाहिए, और जो ये लैंड ऑर्डर की समस्या नहीं है और जो उन्माद यानी नफरत फैलाई जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, जल्द से जल्द इस समस्या को एड्रेस किया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि जिस प्रकार से ये घटनाएं हो रही हैं ऐसे पे भी इसका टॉपिक बन सकता है, पेपर 2, पेपर 4 में इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट मॉब लिंचिंग इंसिडेंट्स, जो मॉब लिंचिंग यानी भीड़ द्वारा हत्या की गई जो रिसेंट इंसिडेंट्स सामने आए हैं उनके संदर्भ में लोग, जो भीड़ हत्या होती है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल की हत्या नहीं होती है, वो पूरे समाज की हत्या होती है, पूरे नेशन की हत्या होती है। इस तरह के इंसिडेंट्स क्यों होते हैं और क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए कि इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो फ्यूचर में ना हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। इसके अलावा एक और आर्टिकल हमें डिस्कस करना है दैनिक ट्रिब्यून का। दैनिक ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है अर्बन ट्रांसपोर्ट के ऊपर में है। अर्बन ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो आर्टिकल है वो कहता है हमारे देश में अर्जेंट नीड है, काफ़ी आवश्यकता है अर्बन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। अभी कुछ जो बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे तो उबर और ओला जैसी जो बड़ी कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो अपने पाँव पे पसार रही हैं और जो मिडिल क्लास है उसका काफ़ी फ़ायदा भी उठा रही हैं। काफ़ी सारे फ़ायदे डिस्कस किए गए हैं उबर और ओला के, जैसे कि जो काफ़ी सस्ता पड़ता है। पहले जो थी वो टैक्सीज बुक की जाती थी तो वो काफ़ी महंगी पड़ती थी, लेकिन आजकल जो पूलिंग सिस्टम उबर और जो ओला ने स्टार्ट किया है वो भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी रोजगार के साधन भी मुहैया कराए हैं। लेकिन बाद में कुछ क्रिटिसाइज़ भी किया गया है उबर और
ओला को कि ड्राइवर्स को पहले काफ़ी ज़्यादा बोनस देते थे, लेकिन आज उस तरह का बोनस नहीं दिया जाता, और वर्किंग जो आवर्स हैं वो ड्राइवर्स के वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो पहले तो कुछ इस तरह की चीज़ें डिस्कस की गई हैं। बाद में कहा जा रहा है कि देखिए जो छोटे शहर हैं वहाँ पे तो उबर और ओला जैसी जो स्टार्टअप्स हैं वो अभी उपलब्ध नहीं हैं, और वहाँ पे तो जो बस है या फिर जो इंटरनल कुछ ऑटोज़ हैं वही एकमात्र साधन है अर्बन ट्रांसपोर्ट का। लेकिन हमारे देश में उम्मीद है कि 2050 तक जो 50% पॉपुलेशन है वो अर्बनाइज हो जाएगी, लेकिन उस गति से अर्बन ट्रांसपोर्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली जैसे शहरों में तो जो मेट्रो है वो आ गई है, लेकिन इसके अलावा दिल्ली के अलावा जहाँ जहाँ मेट्रो आई है वहाँ पे उतना एक्सटेंसिव नेटवर्क नहीं है जितना एक्सटेंसिव नेटवर्क दिल्ली के अंदर में है। तो सरकार को चाहिए कि कुछ एक प्रकार से इमीडिएट कदम उठाएं अर्बन ट्रांसपोर्ट को अच्छा करने के लिए, जैसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी को इस्टाब्लिश किया जाना काफ़ी ज़रूरी है। अब जैसे एग्जांपल देते हैं, रतन टाटा ने क्या किया था। रतन टाटा जो थे वो नैनो कार का कंसेप्ट लेके आए थे। तो आर्टिकल कहता है कि इसी तरह का कंसेप्ट अभी लाने की आवश्यकता है कि जो बसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें किसी सिटी के अंदर में, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक भी, यानी हर तरह के सेक्टर्स में बसों की कनेक्टिविटी हो, ताकि जो लोग आज अपना अपना व्हीकल्स लेने की सोचते हैं वो ज़्यादा अपना व्हीकल्स ना लें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भरोसा रखें। तो ये जो चीज़ है वो आने वाले समय में और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो सरकार को कुछ इमीडिएट कदम उठाने की आवश्यकता है इस कंटेक्स्ट में। तो ये आज आर्टिकल हमने डिस्कस किए। आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।